मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 पर आधारित है। 1858 के पहले हमने कंपनी के शासन के बारे में देखा समझा और 1858 से रानी विक्टोरिया ने सब कुछ अपने अधीन ले लिया है घोषणा पत्र के माध्यम से, और उसके बाद एक नया अधिनियम हमारे सामने आ रहा है जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1858 के नाम से जानते हैं। कंपनी को भारतीय शासन के विरुद्ध इंग्लैंड में असंतोष की भावना जो थी वह घर कर गई थी। वर्षों से उसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा था तथा उसे समाप्त करने की लगातार मांगे की जा रही थी। उदारवादी, सुधारवादी और संसदीय शासन के समर्थक यह मांग कर रहे थे कि एक व्यापारी संस्था पर जिसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल लाभ प्राप्त करना है, भारत जैसे विशाल देश का शासन भार नहीं सौंपा जा सकता। विभिन्न अधिनियमों के द्वारा समय समय पर कंपनी की सत्ता को सीमित तथा नियंत्रित किया जाता रहा। 1858 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह ने इस विचारधारा को और ज्यादा गति प्रदान कर दी थी। 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और क्राउन के हाथ में सत्ता जो है वह पूरी तरीके से हस्तांतरित कर दी गई थी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति की पृष्ठभूमि जो है वह पहले ही तैयार हो चुकी थी। इसके भ्रष्ट कुशासन से इंग्लैंड में असंतोष की लहर चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। कंपनी से ब्रिटेन को आर्थिक लाभ भी नहीं हो रहा था। कंपनी का अधिकार बहुत बड़े भूभाग पर हो गया था, जिसके चलते यह एक व्यापारिक संस्था नहीं वरन एक राजनीतिक सत्ता स्थापित हो चुकी थी। इसलिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक संवैधानिक विरोधाभास उत्पन्न हो गया था। इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों तथा व्यक्तियों ने कंपनी के एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया था। केवल ब्रिटेनवासी ही नहीं, हम देखते हैं कि भारतवासी भी कंपनी सरकार की समाप्ति के लिए आवाज उठाने लगे थे। इस उद्देश्य से उन्होंने संसद को भी प्रार्थना पत्र दिया था। इस प्रकार कंपनी का अंत कर देने का वातावरण अगर देखा जाए तो वह पहले से ही तैयार हो चुका था। यही कारण है 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के कार्यकाल को अनिश्चित रखा गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह कंपनी सरकार को समाप्त करने का एक तत्कालिक कारण साबित हुआ। यह विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यद्यपि क्रांति को निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया था, इसके परिणामों को देखकर ब्रिटिश राष्ट्र का अंतःकरण जाग उठा और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत अवश्य ही कर दिया जाना चाहिए। कीथ के मतानुसार विद्रोह का सारा उत्तरदायित्व कंपनी के माथे मढ़ा गया और इसके शासन का विनाश जो था वह अवश्यंभावी हो गया। फरवरी 1858 में लॉर्ड पामर्स्टन ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। उसमें उन्होंने द्वैत शासन की त्रुटियों पर जोर दिया और कंपनी का अंत कर भारतीय शासन को क्राउन के हाथ में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी लाया। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है कि सभी प्रशासकीय कार्यों को मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व से जुड़ा होना चाहिए, जिसका अर्थ है संसद के जनमत तथा क्राउन के प्रति उत्तरदायित्व। लेकिन इस मामले में मतलब कंपनी के मामले में भारत सरकार के प्रमुख कार्यों का उत्तरदायित्व उस संस्था पे है जो ना तो संसद के प्रति उत्तरदायी है और ना ही क्राउन के द्वारा नियुक्त, बल्कि उन लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है जिनका भारत से अगर देखें तो केवल इतना ही संबंध है कि उन्होंने कुछ पूंजी में साझा किया है। उसने इस पर आश्चर्य भी प्रकट किया कि भारत जैसे विशाल आकार तथा जनसंख्या वाले देश की व्यवस्था और देखभाल के लिए एक आधिकारिक कंपनी के जिम्मे कैसे रखी जा सकती है। अतः उन्होंने प्रस्ताव लाया
कि संचालक मंडल और स्वामी मंडल को समाप्त कर दिया जाए और उनके स्थान पर एक अध्यक्ष की नियुक्ति हो जो सरकार का सदस्य और मंत्रिमंडल का अंग होना चाहिए। वही क्राउन द्वारा नियुक्त परिषद की सहायता से भारत का शासन चलाएगा। जे.एस. मिल ने कंपनी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि संसदीय नियंत्रण संचालक मंडल के नियंत्रण से अधिक प्रभावकारी नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि संचालक मंडल के सदस्य अनुभवी राजनीतिज्ञ होते हैं, निर्दलीय होने के कारण अपने कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से वह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्राउन के मंत्री के हाथ में कंपनी की सत्ता के हस्तांतरण का विरोध किया। लॉर्ड पामर्स्टन मिल के तर्क से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि संसद एक उत्तरदायी संस्था है और अब यह प्रभावकारी भी हो गई है। भारतीय शासन की वर्तमान व्यवस्था में एकता, कुशलता और उत्तरदायित्व की कमी है, जिन्हें संसदीय नियंत्रण के द्वारा ही सुधार में लाया जा सकता है। पामर्स्टन द्वारा प्रस्तुत विधेयक उनके कार्यकाल में यद्यपि पारित नहीं किया जा सका। 26 मार्च 1858 को डिसरेली ने लोकसभा में भारत सरकार को क्राउन के हाथ में हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लाया। उसने प्रस्तावित किया कि भारत सरकार का उत्तरदायित्व क्राउन के एक मंत्री के हाथ में रहे जो 18 सदस्यों की एक काउंसिल की सहायता से शासन का संचालन करे। आधे सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत तथा आधे सदस्य विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होते थे। डिसरेली का बिल उपहास का विषय बन गया और स्वतः समाप्त हो गया। अंत में 30 मार्च 1858 को स्टैनली के द्वारा प्रस्तुत 14 प्रस्तावों को लोकसभा ने पास किया था। इन प्रस्तावों के आधार पर 1858 में भारत सरकार अधिनियम का प्रारूप तैयार हुआ और अंत में संसद द्वारा विधेयक के रूप में पास किया गया। 2 अगस्त 1858 को अधिनियम को साम्राज्य की स्वीकृति भी मिल गई थी। इस प्रकार 1858 के अधिनियम के फलस्वरूप महान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और साथ ही शासन के उन दोषों का भी अंत हुआ जिनके लिए कंपनी बुरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। 1 दिसंबर 1858 को संचालक मंडल की अंतिम किंतु गंभीरपूर्ण सभा हुई थी और उसने बड़े ही हृदयस्पर्शी शब्दों में अपना भारतीय साम्राज्यवादी मूल्यवान उपहार जो था वह ब्रिटिश साम्राज्य को अर्पित कर दिया था। अधिनियम के हम उपबंधों पर अगर चर्चा करें तो इसके मुख्य उपबंध इस प्रकार थे कि सबसे पहले गृह सरकार से संबंधित उपबंधों को हम देखें तो इसमें कहा गया था, पहला, भारतीय प्रशासन को कंपनी से छीनकर सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। अब भारत सरकार का प्रशासन साम्राज्ञी और उनके नाम से होने लगा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और इस अधिनियम का महत्व इसी उपबंध के कारण है। दूसरा, भारत में सभी प्रादेशिक तथा अन्य राजस्व देशी रियासतों पर प्रभुसत्ता का अधिकार तथा कर वसूलने का अधिकार क्राउन में निहित कर दिया गया था। तीसरा, अधिनियम के संचालक मंडल, नियंत्रण मंडली एवं गुप्त समिति को समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से उनके सारे अधिकार एवं कृत्य ब्रिटिश सम्राट के एक प्रमुख मंत्री को सौंपे गए जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य होता था। उसे भारत सचिव की संज्ञा दी गई थी। चौथा, भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद की भी स्थापना की गई थी। इनके सदस्यों की संख्या 15 निश्चित की गई थी तथा इसमें जो 8 सदस्य थे वह सम्राट के द्वारा और 7 सदस्य भूतपूर्व संचालकों के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया था। इनमें कम से कम 9 सदस्य ऐसे होते थे जिन्होंने भारत में कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी की हो और जिन्हें नियुक्ति के समय से भारत से लौटे 10 वर्ष से अधिक ना हुआ हो, यह प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा पांचवा अगर हम बात करें तो संचालकों को केवल एक ही बार 7 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया था। छठवां, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है वह केवल और केवल सम्राट के द्वारा ही होगी। सातवां, भारत सचिव, भारतीय परिषद के सदस्य तथा इंडिया ऑफिस के सभी व्यय
भारतीय राजस्व से देना निश्चित किया गया। 8वां, परिषद सदस्य सदाचरण तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन जब ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अनुरोध किया जाए तब सम्राट उन्हें पदच्युत कर सकता था। इस व्यवस्था से सदस्यों के कार्यकाल में स्थिरता एवं कार्य करने में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 9वें में कहा गया कि परिषद की बैठक सप्ताह में एक बार होगी और गण पूर्ति के लिए 5 सदस्यों की उपस्थिति जो है वह अति आवश्यक रहेगी। इसके अलावा 10वें उपबंध पर हम चर्चा करें तो इंग्लैंड में भारत संबंधी मामलों का निर्देशन जो है वह भारत सचिव करेगा। हर पत्राचार या आदेश पर इनका हस्ताक्षर होना अनिवार्य रहेगा और कोई भी प्रेषण जो भारत या किसी भी प्रदेश से इंग्लैंड भेजा जाएगा वह भारत सचिव को संबोधित किया जाएगा, ऐसे इसमें कहा गया। 11वां है कि परिषद के निर्णय साधारण तौर पर बहुमत से निश्चित होते हैं। यदि भारत सचिव उचित समझता तो वह परिषद के बहुमत की अवहेलना भी कर सकता था, यह भी इसमें कहा गया। ऐसा करते समय उसे लिखित रूप से देना पड़ता था कि वह परिषद की अवहेलना क्यों कर रहा है। कोई आदेश या पत्र जो भारत को भेजा जाता था वह परिषद के कमरे में रख दिया जाता था और सदस्यों को यह अधिकार था कि वे इस पत्र या आदेश को देखें और उस पर अपना विचार लिख सकें। भारत सचिव ऐसे पत्र या आदेश को बहुमत की राय के विरुद्ध भी भेज सकता था। कुछ आवश्यक पत्र या आदेश भी भारत सचिव भेज सकता था जिसके लिए आवश्यक नहीं था कि वे परिषद के समक्ष या कमरे में रखे जाएं। इसके कारण उसे लिखित रूप में देने पड़ते थे। युद्ध, शांति या देशी रियासतों से समझौते के बारे में भारत सचिव बिना परिषद से पूछे आदेश भी जारी कर सकता था। 12वें में कहा गया है कि कुछ आदेश या पत्र जो पहले संचालक मंडल की गुप्त समिति द्वारा भारत की सरकार या अधिकारियों को भेजे जाते थे, उसके लिए अब भारत सचिव को अधिकार था कि वह ना तो उन्हें परिषद के समक्ष रखे, ना तो सदस्यों को देखने के लिए रखे और ना उनके भेजने का कारण बताए। 13वें उपबंध पर हम चर्चा करें तो उसमें कहा गया है कि भारत सचिव परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था। उसका एक अपना मत था, परंतु ग्रंथि की स्थिति में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार था। सामान्यतः वह परिषद के बहुमत के निर्णयों के अनुसार कार्य करता था, परंतु कतिपय विषयों के संबंध में उसे बहुमत के निर्णय के विरुद्ध कार्य करने का भी अधिकार था, जैसे भारतीय राजस्व से किसी विशेष विषय पर व्यय करना, भारत सरकार के लिए अनुबंध, ऋण या भारतीय संपत्ति के क्रय विक्रय करने आदि में निर्णय लेने का अधिकार भी था। इसके अलावा 14वें में कहा गया है कि परिषद का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सचिव उसे कई समितियों में विभाजित कर सकता था, उनमें विभागों का बंटवारा कर सकता था तथा कार्य संचालन के लिए उन्हें निर्देश कर सकता था। 15वें में कहा गया है कि भारत सचिव ब्रिटिश संसद के समक्ष वार्षिक कार्यक्रम का ब्यौरा तथा देश की नैतिक और भौतिक प्रगति की रिपोर्ट रखता था। अगला है, भारत सचिव को एक निगम निकाय घोषित किया गया जो भारत और इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार रखता था और जिसके विरुद्ध भी मुकदमा चलाया जा सकता था। भारत सरकार से संबंधित उपबंधों को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की नियुक्ति भारत सचिव और उनकी परिषद के परामर्श से सम्राट करते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट की स्वीकृति से गवर्नर जनरल करता था, ऐसा इसमें उपबंध था। अनुबंधित लोक सेवकों की नियुक्ति भारत सचिव के द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाती थी। इसके अलावा दूसरा, कंपनी की नाविक शक्ति तथा सैनिक सेवाओं को क्राउन की सेवा में बदल दिया गया और उनकी सेवा शर्तों में परिवर्तन लाने का अधिकार जो था वह भी पूरी तरह से क्राउन को दे दिया गया। तीसरा, अधिनियम में यह कहा गया कि भारतीय राजस्व से भारत की सीमा के बाहर संसद की अनुमति के बिना सैनिक कार्यवाहियों पर खर्च न किया जाएगा।
केवल बाहरी आक्रमण को रोकने या अन्य किसी आकस्मिक घटना का सामना करने के लिए भारतीय राजस्व को खर्च किया जाएगा। इसके अलावा चौथे में अगर हम देखें तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अब किसी झगड़े या युद्ध के संबंध में भारत सरकार को आदेश दिया जाए तो 3 महीने के अंदर या संसद की बैठक के 1 महीने के अंदर उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। पांचवा, कंपनी के द्वारा की गई संधियों का क्राउन आदर करेगा। कंपनी के सभी अनुबंधों, समझौतों और उत्तरदायित्व को सपरिषद भारत सचिव लागू करेगा। छठवां, साम्राज्य की एक घोषणा द्वारा भारत सरकार को क्राउन हस्तगत करने के संबंध में देशी नरेशों और भारतीय जनता की घोषणा की जाएगी। अधिनियम का अगर हम मूल्यांकन देखें तो 58 के अधिनियम को भारत के लिए उत्तम सरकार का अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासन में कोई विस्तृत परिवर्तन नहीं किया गया था, फिर भी इसका महान संवैधानिक तथा क्रांतिकारी महत्व है। महत्व पर अगर हम चर्चा करें तो इसने भारतीय इतिहास में एक बड़ी अवधि का अंत किया और नई अवधि का सूत्रपात किया। कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारतीय सत्ता क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दी गई। दूसरा, कंपनी द्वारा अधिकृत सभी क्षेत्रों पर क्राउन का अधिकार हो गया। इस प्रकार भारत के संवैधानिक इतिहास के एक नए युग का आरंभ हुआ। तीसरा महत्व अगर हम देखें तो अधिनियम का महत्व जो है वो गृह सरकार के ढांचे में परिवर्तन से संबंधित भी था। इसके अलावा पहले शासन का उत्तरदायित्व का विभाजन सरकार और कंपनी के संचालक मंडल तथा नियंत्रण मंडली के बीच में था। इस द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था की गई। भारत के शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व भारत सचिव और भारतीय परिषद को सौंप दिया गया। भारतीय परिषद अगर हम देखें तो वह एक स्वतंत्र संस्था थी जिसके सदस्यों को भारतीय समस्याओं का पूरा ज्ञान रहता था। यही व्यवस्था भारतीय सचिव का पद, जो गौरव, शक्ति और अधिकार का पद था, अधिनियम की सबसे बड़ी देन थी या यह इस अधिनियम का सबसे बड़ा महत्व था। साधारण सुधारों के साथ ब्रिटिश शासन के अंतकाल तक चलती रही। यह आशा की गई कि गृह सरकार तत्परता, निर्णय तथा शक्ति के साथ कार्य करेगी, क्योंकि ज्ञान, अनुभव और व्यवहार पर आधारित शक्ति के यही परिणाम होते हैं। अधिनियम ने देशी रियासतों और विदेशी शासकों के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि विजय और क्षेत्र हासिल करने की नीति का त्याग करना है और देशी राजाओं के अधिकार, गौरव और प्रतिष्ठा का आदर करेगी। इसने देशी राजाओं से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वह भी स्थापित हो जाएगा। अधिनियम ने धार्मिक सहनशीलता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लोक सेवा में भर्ती के लिए हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसने आम जनता को बहुत बड़ा एक तरह से ऋण मिला। इस संबंध में कूपलैंड का कहना है कि परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण यह भावना थी कि इसने इस अधिनियम ने एंग्लो इंडियन इतिहास का अध्ययन जो था वह बंद कर दिया और एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। यद्यपि इस अधिनियम से भारत की शासन सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में करके एक बहुत बड़ा संवैधानिक परिवर्तन आया था, लेकिन फिर भी आम भारतीयों के लिए उनका राजनीतिक महत्व जो था वह नहीं के बराबर ही था। इसने उभरती राष्ट्रीय जागृति पर कोई ध्यान नहीं दिया और भारतीयों को शासन में भाग लेने का राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किया। अतः उसमें असंतोष की भावना पूर्ववत बनी रही। इसके बाद हम संक्षिप्त में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे अधिनियम के साथ साथ। तो हम बात कर रहे हैं घोषणा पत्र की। कंपनी से क्राउन के हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को शाही घोषणा की थी। यह बड़ी सावधानी से सोच विचार करके तैयार की गई थी। इसकी भाषा बड़ी सुंदर थी तथा प्रतिष्ठापूर्ण थी। उसमें उदारता, सहृदयता, क्षमा, मित्रता और न्याय की भावना का आभास होता था। उसमें अनेक प्रतिज्ञाओं तथा आश्वासनों का भी समावेश था
और इस घोषणा को अगर हम देखें तो इसकी कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं, जैसे सबसे पहले देशी नरेशों को यह विश्वास दिलाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनके जो समझौते और संधियां हुई थी उनका भविष्य में विधिवत तथा पूर्ण रूप से उसी प्रकार से पालन किया जाएगा जिस प्रकार से कंपनी उनका पालन करती आ रही थी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उनके अधिकार, गौरव और प्रतिष्ठा का आदर किया जाएगा। घोषणा में यह कहा गया कि सरकार भारतीय जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का उसी प्रकार निर्वहन करेगी जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों की जनता के प्रति कर रही है। इन उत्तरदायित्वों का पालन वह ईश्वर की अनुकंपा से पूर्ण विश्वास और सौजन्य के साथ करेगी। घोषणा के द्वारा भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया था कि भारतीय प्रजाओं को चाहे वे किसी वंश, किसी भी धर्म से संबंधित हो, बिना किसी भेदभाव के योग्यता के अनुसार हर प्रकार की सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार और अवसर भी उनको प्रदान किया जाएगा। घोषणा में यह बताया गया कि सभी लोगों को समान और निष्पक्ष भाव से कानून का संरक्षण प्राप्त होगा। किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी का दमन नहीं किया जाएगा, किसी के धार्मिक विश्वास के अनुपालन के कारण चुप उसको नहीं किया जाएगा। इसके अलावा घोषणा में कहा गया कि भारत के लिए विधि निर्माण करते समय देश के रीति रिवाज, परंपराओं, लोकाचारों पर भी नियंत्रण की ओर ध्यान दिया जाएगा। इंग्लैंड में जैसे ही जब आंतरिक शांति स्थापित हो जाएगी तब भारत के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा सार्वजनिक उपभोग के कार्यों को विकसित भी किया जाएगा और शासन जनता के हित में संचालित होगा। उनकी मतलब जो भारतीय जनता थी, तो भारतीय जनता की समृद्धि में ही हमारी शक्ति है, यह भी कहा गया, और उनके संतोष में हमारी सुरक्षा और उनकी कृतज्ञता में हमारा पुरस्कार है, यह इसमें कहा गया। इस प्रकार भारतीय जनता को विकास और समृद्धि का पूरी तरीके से आश्वासन इस घोषणा के माध्यम से दिया गया। अंत में घोषणा के द्वारा पुराने अपराधों और भूलों के लिए बिना किसी शर्त के क्षमा, बंदियों की रिहाई के संबंध में भी आदेश दिया गया था। अब हम बात करेंगे इस घोषणा के महत्व की। साम्राज्य के घोषणा पत्र का कोई संवैधानिक महत्व तो नहीं है, लेकिन इसे क्रियान्वित करने का क्योंकि प्रयास भी नहीं किया गया था, फिर भी इसकी सुंदर भाषा एवं उच्च आश्वासनों के चलते भारत में इसका बहुत ज़्यादा स्वागत हुआ तथा भारतीयों के हृदय में ब्रिटिश सम्राट के प्रति वफादारी तथा श्रद्धा की भावना जागृत हो गई थी। भारत के संवैधानिक विकास में इसका विशेष महत्व है क्योंकि इसने एक नए युग का आरंभ किया तथा वर्षों तक भारत संबंधी नीति का मूल मंत्र नहीं था। कृपाराम बम्बवाल के शब्दों में अगर हम देखें तो यह घोषणा पत्र प्रायः 60 वर्षों सन 1917 तक ब्रिटिश सरकार की भारत संबंधी नीति मूल आधार बना था। उसने समस्त सिद्धांतों को निश्चित किया जिसके अनुसार भारत का शासन प्रबंध भविष्य में होने को था। यद्यपि उनके कतिपय महत्वपूर्ण उपबंधों पर आचरण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त दीर्घकाल तक भारत में ब्रिटिश नीति का आदर्श माना जाता रहा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि 1858 का अधिनियम क्या था, उसके क्या क्या उपबंध थे, इस अधिनियम का क्या महत्व था, रानी विक्टोरिया का क्या घोषणा पत्र था, उसका भारतीयों के लिए क्या महत्व था। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से यह अधिनियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।